फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग जॉर्ज ऑरवेल पर क्वेश्चन करेंगे। ओके, जैसे कि आपके जीएससी लेक्चर मीन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं मॉडल आंसर की। आज जॉर्ज ऑरवेल पर क्वेश्चन रहेगा। होपफुली आपको क्लास अच्छी लग रही होंगी, हेल्पफुल हो रही होंगी। तो अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करिए, और न्यू व्यूवर्स है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अभी आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, तो आप लोग अपने डाउनलोड कर लीजिएगा और बताइएगा आपका कहाँ पर पड़ा आपका सेंटर। ओके, तो बस अब बहुत कम दिन बचा है। अब बस अपनी प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा आप जितना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं करिए। टाइम कम है, बट पैनिक मत होइए, क्योंकि पैनिक होने से जितना आपने तैयार किया है वो भी सब चला जाएगा। तो बस अपने पर बिलीव कर आगे बढ़ते रहिए बिना कोई पैनिक क्रिएट किए, कॉन्फिडेंस के साथ। अगर समय कम है तो सभी स्टूडेंट्स के साथ हुआ है ऐसा, सभी के साथ, सभी के लिए है, एक पर्सन के लिए तो है नहीं। तो इसलिए जितना आप हैं आप में अपने में परफेक्ट है, ये समझिए और आगे बढ़िए। ओके, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन हमारा, डिस्कस जॉर्ज ऑरवेल एज अ पॉलिटिकल राइटर विद स्पेशल रेफरेंस टू एनिमल फॉर्म 1984 एंड हिज मेजर एसेस। तो यहाँ पर उन्होंने मास्टर क्वेश्चन जैसे बना दिया है, तो आपका यहाँ पर डिस्कस होना है जो कि इम्पॉर्टेंट है। जॉर्ज ऑरवेल पर क्वेश्चन होगा, तो पॉलिटिकल राइटर हैं वो कैसे हैं उसको आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। स्पेशल रेफरेंस आप देंगे एनिमल फॉर्म पर, एंड 1984 हो गया, एंड हिज मेजर एसेस को इंक्लूड करते हुए ये एक मास्टर क्वेश्चन जैसे आपका तैयार कर दिया गया है, जिससे कि इस पर आपका क्वेश्चन आए तो आप इस क्वेश्चन, क्योंकि अब आप बहुत क्वेश्चन नहीं तैयार कर सकते हैं, और अगर कमेंट में करिएगा एक इससे और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एनिमल फॉर्म एज अ एलेगरी के रूप में है, तो वो भी इंपॉर्टेंट बनता है। अगर आप कहेंगे तो हम उसको अलग से करवा देंगे, नहीं तो आपका एक मास्टर क्वेश्चन जैसे हैं आपका इसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। क्वेश्चन क्लियर हुआ। उनकी मेजर वर्क्स हो गए, स्पेशल रेफरेंस देते हुए एनिमल फॉर्म एंड 1984 मेजर वर्क्स के एसेस के। यहाँ पर जॉर्ज ऑरवेल एज अ पॉलिटिकल राइटर को डिस्कस करना है। ओके, चलिए आंसर राइटिंग की तरफ चलते हैं। जॉर्ज ऑरवेल, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1903 टू 1950 है, was one of the most influential political writers of the 20th century. ओके, जॉर्ज ऑरवेल जो हैं आपके 20th सेंचुरी के सबसे आपके इन्फ्लुएंशियल महत्वपूर्ण पॉलिटिकल राइटर में से एक हैं आप। ओके, तो 20th सेंचुरी के आपके पोइट हैं, और इनका हिज रियल नेम वॉज एरिक आर्थर ब्लेयर। इनका रियल नेम था एरिक आर्थर ब्लेयर, इनका वास्तविक नाम था एरिक आर्थर ब्लेयर। हिज राइटिंग कंबाइन पॉलिटिकल कमिटमेंट, सोशल क्रिटिसिज्म, सैटायर, रियलिज्म एंड मॉरल कंसर्न। ओके, तो यहाँ पर उनका जो राइटिंग की, उनके लेखन की जो विशेषताएं हैं वो बताएंगे आप। क्या था? पॉलिटिकल कमिटमेंट, राजनीतिक समस्याओं के प्रति गंभीरता दिखाते हैं वे। सोशल क्रिटिसिज्म को, सामाजिक बुराइयों की आलोचना करते हैं। सटायर है जो कि व्यंग्य के माध्यम से सत्ता की आलोचना कर रहे हैं। रियलिज्म एंड मॉरल कंसर्न, रियलिज्म वास्तविक जीवन की समस्याओं का चित्रण करते हैं। मॉरल कंसर्न सही और गलत के प्रति नैतिक चिंता को दिखाते हैं। ओके, ये सब चीज़ें उनकी राइटिंग में हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलती हैं। क्यों पॉलिटिकल राइटर कहलाए जाते हैं? क्योंकि ये सब क्वालिटियों को बहुत अच्छे से दिखाते हैं अपने एसेज में। ऑरवेल का लिटरेचर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या होता है कि अगर सत्ता के पास बहुत अधिक पावर हो जाए और कोई उसे चैलेंज ना करे तो इंडिविजुअल फ्रीडम और ट्रुथ का क्या होगा। तो इस तरह से करके यही चीज़ जो है उनका सेंट्रल पॉलिटिकल कंसर्न को व्यक्त करता है। ओके, फिर नेक्स्ट बात करेंगे। ऑरवेल बिलीव दैट लिटरेचर कुड एक्सपोज इनजस्टिस एंड डिफेंड ट्रुथ, फ्रीडम एंड ह्यूमन डिग्निटी। ओके, ऑरवेल का मानना था कि लिटरेचर अन्याय को सामने ला सकता है। ऑरवेल बिलीव दैट लिटरेचर जो है वो एक्सपोज कर सकता है इनजस्टिस को, अन्याय को सामने ला सकता है, एंड डिफेंड ट्रुथ, और जो ट्रुथ है आपका, ह्यूमन डिग्निटी है, फ्रीडम है, उसको वो डिफेंड कर सकता है। सच्चाई, आज़ादी और डिग्निटी है, वो डिग्निटी की रक्षा कर सकता है आपका क्या? लिटरेचर। ओके, हिज पॉलिटिकल थॉट वाज शेप्ड बाय हिज एक्सपीरियंस of imperialism, poverty, class inequality, racism and totalitarianism. ओके, तो ऑरवेल ने अपने समय की कई पॉलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम को करीब से देखा है। उनके पॉलिटिकल थॉट है वो शेप करते हैं बाय हिज एक्सपीरियंस। उनको एक्सपीरियंस जिस चीज़ का हुआ है, ऑरवेल ने अपने समय की कई बड़ी पॉलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम को करीब से देखा। उनके विचार पर मुख्य रूप से इनका प्रभाव था, क्या था? उन्होंने किस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है? इम्पेरियलिज्म, ब्रिटिश
एम्पायर द्वारा दूसरे देशों और लोगों पर शासन करना इम्पेरियलिज्म हो गया। पॉवर्टी को आप बताएंगे गरीबी और गरीब लोगों का शोषण, क्लास इनइक्वालिटी, समाज में अमीर और गरीब के बीच असमानता, फैसिज्म तानाशाही, एक्सट्रीम अथॉरिटेरियन पॉलिटिक्स हो गई। टोटलिटेरियनिज्म क्या हो गया आपका, ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें सरकार व्यक्ति के जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर कंट्रोल चाहती है, तानाशाही सरकार हो जाती है। He describes his work as being written against totalitarianism and democratic socialism. मीन्स ऑरवेल की ऐसी व्यवस्था के खिलाफ थे जिसमें एक पावरफुल अथॉरिटी पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करे। ओके, मीन्स ही डिस्क्राइब्ड हिज वर्क एज अ बीइंग रिटन अगेंस्ट, उन्होंने जो अपने वर्क को लिखा है किसके अगेंस्ट, टोटलिटेरियनिज्म एंड फॉर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, एक पावरफुल अथॉरिटी पूरी सोसाइटी को जो कंट्रोल करे उसके ऐसी व्यवस्था के खिलाफ थे। लेकिन वे इक्वलिटी और सोशल इंजस्टिस के विचारों के समर्थक थे, इसलिए उनका कंसर्न केवल किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की आलोचना करने नहीं था, उनका मूल उद्देश्य क्या था, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रीडम एंड ट्रूथ। ओके, तो इस तरह से ऑरवेल का मानते थे कि लिटरेचर एक ऐसा साधन जो ट्रूथ, फ्रीडम, ह्यूमन डिग्निटी को डिफेंड करता है एंड एक्सपोज करता है इनजस्टिस को। ओके, एंड पॉलिटिकल थॉट जो उनके सेप होते हैं उनके एक्सपीरियंस से, इंपेरियलिज्म, पॉवर्टी, क्लास इनइक्वालिटी, फैसिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, उनके वर्क हमें बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को दिखाते हैं। ही डिस्क्राइब्ड हिज वर्क एज बीइंग रिटन अगेंस्ट, उनके वर्क जो किसके खिलाफ लिखते थे, उनके वर्क किसके खिलाफ होते थे, टोटलिटेरियनिज्म एंड फॉर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, किसके खिलाफ होते थे, यहाँ पे हमने शायद डोमेस्टिक पढ़ दिया है, डेमोक्रेटिक हो गया, ओके, खिलाफ वो उनके वर्क हमें लिखते थे। ओके, ऑरवेल की राइटिंग में पॉलिटिक्स और मॉरलिटी लगातार साथ साथ दिखाई देते हैं। ऑरवेल ऐसी व्यवस्था के खिलाफ थे जिसमें आपके पावरफुल अथॉरिटी जो है पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करे। ओके, उनका नेक्स्ट बात करेंगे ऑरवेल्स एनिमल फॉर्म की, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। अगर आप कहिएगा कमेंट सेक्शन में तो एक क्वेश्चन एनिमल फॉर्म एज अ पॉलिटिकल एलिगरी करके इस क्वेश्चन को हम इसके भी आंसर को भी ले आएंगे। ऑरवेल्स एनिमल फॉर्म 1945 में जो कि आपका आया था इज अ ब्रिलियंट पॉलिटिकल एलिगरी एंड सटायर। एनिमल फॉर्म जो आपका ऑरवेल का है 1945 में आया था, आपका एक ब्रिलियंट पॉलिटिकल एलिगरी एंड सटायर है। ओके, एक शानदार आपकी पॉलिटिकल एलिगरी एंड सटायर है। एलिगरी होता क्या है, जब कहानी के कैरेक्टर्स और इवेंट्स किसी दूसरी पॉलिटिकल या सोशल रियलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपकी एलिगरी होती है। ओके, एनिमल फॉर्म में एनिमल्स केवल एनिमल्स नहीं है, वे विभिन्न प्रकार के पॉलिटिकल और सोशल फोर्सेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो थ्रू द स्टोरी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की स्टोरी के थ्रू हु ओवरथ्रो देयर ह्यूमन मास्टर, एनिमल अपने ह्यूमन मास्टर मिस्टर जोन्स के खिलाफ यहाँ रेबेलियन करते हैं। उनका उद्देश्य इक्वलिटी होता है, फ्रीडम, इंजस्टिस, बेटर लाइफ होता है। वो एक ऐसी सोसाइटी बना चाहते हैं जहाँ सभी एनिमल्स बराबर हो, लेकिन ऐसी यहाँ पर वो रेबेलियन करते हैं अपने मास्टर मिस्टर जोन्स के अगेंस्ट। एंड ऑरवेल प्रेजेंट्स द राइज एंड करप्शन ऑफ रेवोल्यूशनरी पावर, इसके थ्रू ऑरवेल रेवोल्यूशनरी पावर के उदय और करप्शन को यहाँ पर दिखाते हैं। और स्ट्रीम्स ऑफ इक्वलिटी ग्रेजुअली टर्न्स इनटू अनदर फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप अंडर नेपोलियन। और यहाँ पर फिर क्या होता है, वो यहाँ पर एनिमल्स रेबेलियन करते हैं एक इक्वलिटी के लिए, एक फ्रीडम के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा क्या होता है, जानवरों का समानता का सपना धीरे धीरे क्या होता है, नेपोलियन के अधीन चला जाता है, तानाशाही के दूसरे रूप में बदल जाता है। यहाँ पर नेपोलियन जो है आपका, आपने इसको पढ़ा होगा इस एलिगरी को, नेपोलियन एक पावरफुल डिक्टेटर का सिंबल है। यहाँ शुरुआत में रेवोल्यूशन का उद्देश्य इक्वलिटी था, लेकिन धीरे धीरे ये सपना उनका ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर नेपोलियन एक डिक्टेटरशिप बनकर आता है, पावर अपने हाथ में ले लेता है, अपोजिशन को दबाता है, प्रोपोगंडा का उपयोग करता है, रूल्स बदलता है, प्रिविलेजेस अपने लिए रखता है। तो इस तरह ऑरवेल यहाँ पर दिखाते हैं कि नेपोलियन एक डिक्टेटरशिप के अंडर में ये एनिमल्स का जो ड्रीम होता है इक्वलिटी का, ये कहीं बदल जाता है नेपोलियन के डिक्टेटरशिप में। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है, बताया आपके ऑरवेल ने। द फेमस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपका ऑरवेल से क्वेश्चन आता है तो इसको जरूर इंक्लूड करिएगा। ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको तो लिखकर जरूर याद कर लीजिए। तो नॉवेल की सबसे फेमस आपकी ये लाइन है, तो ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल
एंड देन अदर्स। तो शुरुआत में रूल था कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल, लेकिन सत्ता में आने के बाद पिग्स अपने लिए स्पेशल प्रिविलेजेस बना लेते हैं। इस स्टेटमेंट में पॉलिटिकल हाइपोक्रेसी का सटायर है। ओके, यहाँ पर पॉलिटिकल हाइपोक्रेसी पर सटायर किया गया है यहाँ पर आपके। ओके, कि यहाँ तो वो लोग इक्वल का सपना देखते हैं, तो इक्वलिटी का दावा करते हैं, हाँ, लेकिन प्रिविलेज की स्थापना होती है, इनइक्वलिटी। यही ऑरवेल की पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है। आपका फेमस लाइन आप लगाएंगे कि सभी जानवर समान हैं, लेकिन कुछ जानवर दूसरों की तुलना में अधिक समान हैं। एक यहाँ पर कहने का मतलब एक शासक वर्ग के पाखंड को उजागर करता है। आपकी ये लाइन एक्सपोज द हाइपोक्रेसी ऑफ रूलिंग क्लास द क्लेम्स इक्वलिटी वाइल क्रिएटिंग प्रिविलेज। ओके, तो एक यहाँ पर एक शासक वर्ग के पाखंड हाइपोक्रेसी को उजागर करती है, जो विशेषाधिकार बनाते हैं। ऑल एनिमल्स आर इक्वल जो शुरुआत में रूल था, लेकिन सत्ता में आने के बाद पिग्स अपने स्पेशल प्रिविलेज बना लेते हैं। इस स्टेटमेंट में पॉलिटिकल हाइपोक्रेसी आपको दिखाई देती है। ओके, तो पिग्स यहाँ पर स्पेशल प्रिविलेज अपने बना लेते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद जो पिग्स है इक्वलिटी का सपना तो दूर, वो अपने ही प्रिविलेजेस बना लेते हैं। तो एक पॉलिटिकल हाइपोक्रेसी का एक सटायर किया है और जॉर्ज ऑरवेल ने। द नॉवेल इज देयरफॉर a powerful criticism of totalitarianism, political corruption and betrayal of revolutionary ideas. Okay, तो इस तरह से एनिमल फार्म मुख्यतः आलोचना करता है, किस चीज़ की करता है? टोटलिटेरियनिज्म की, पॉलिटिकल करप्शन की, एब्यूज़ ऑफ पावर की, प्रोपोगंडा, बिट्रेयल ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियल्स की, पॉलिटिकल इनइक्वलिटी की। तो इसलिए इसे केवल एनिमल स्टोरी समझना गलत हो जाएगा, ये आपका पॉलिटिकल एलिगरी है। ओके, तो इस तरह एक पावरफुल क्रिटिसिज्म है आपका ये नॉवेल टोटलिटेरियनिज्म पर, पॉलिटिकल करप्शन एंड द बिट्रेयल ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ पर। ओके, तो ये आपका हो गया कैसे आपके इसकी मुख्य विशेषताएं कैसे ये क्रिटिसाइज कर रहा है, कैसे आपके जॉर्ज ऑरवेल एक पॉलिटिकल राइटर हैं और उन्होंने एनिमल फॉर्म्स के ज़रिए कैसे पॉलिटिकल एलिगरी को यहाँ पर अपने पॉलिटिकल व्यूज़ को दिखाया है, क्रिटिसाइज़ किया है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हिज 1984 डिस्टोपियन नॉवेल है आपका। ये आपका प्रेजेंट आर टेरिफाइंग 1949 में आया है। प्रेजेंट आर टेरिफाइंग डिस्टोपियन विजन ऑफ टोटलिटेरियन सोसाइटी। ओके, 1984 आपका ऑरवेल का दूसरा आपका एक पॉलिटिकल नॉवेल है जो कि टेरिफाइंग डिस्टोपियन विजन ऑफ टोटलिटेरियन सोसाइटी। ये आपका डिस्टोपियन नॉवेल है। डिस्टोपियन नॉवेल होता क्या? डिस्टोपिया क्या होता है? डिस्टोपिया ऐसी मिजरी सोसाइटी होती है जहाँ फ्रीडम बहुत कम होती है, गवर्नमेंट अत्यधिक पावरफुल होती है, इंडिविजुअल राइट्स दबाए जाते हैं और सोसाइटी ऑप्रेसिव होती है। तो ये आपका डिस्टोपिया होता है। तो ये आपका एक डिस्टोपियन नॉवेल विजन को दिखाता है टोटलिटेरियन सोसाइटी की। ओके, ये एक भयानक डिस्टोपियन दमनकारी समाज की तस्वीर प्रेजेंट करता है। इसमें जो टोटलिटेरियन सोसाइटी है, यानी ऐसी सरकार है जो नागरिकों के जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। द पार्टी कंट्रोल्स नॉट ओनली पीपल्स एक्शंस बट आल्सो देयर थॉट, लैंग्वेज एंड मेमोरी। ऑरवेल दिखाते हैं कि जो पार्टी है वो केवल लोगों की बाहरी कार्यों को नियंत्रित नहीं करती, बल्कि उनके विचार, भाषा, स्मृति तक को नियंत्रित रखना चाहती है। ओके, कॉन्सेप्ट सच एज बिग ब्रदर, थॉट क्राइम, न्यूज स्पीक एंड डबल थिंक इलस्ट्रेट डिफरेंट मेथड ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल। और इसके अलावा जो ऑरवेल ने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए हैं। क्या है? बिग ब्रदर हो गया आपका, जैसे सरकार की सर्वव्यापी निगरानी और सत्ता का प्रतीक है आपका बिग ब्रदर। थॉट क्राइम हो गया, सरकार के विरुद्ध गलत विचार रखना भी अपराध माना जाता है। न्यूज स्पीक ऐसी कृत्रिम भाषा हो गई, आर्टिफिशियल लैंग्वेज हो गई, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र और विद्रोही विचारों की संभावना को समाप्त करना होगा। डबल थिंक क्या हो गई? एक ही समय में दो विरोधी कंट्रास्ट की जो बात हो गई, उसको सत्य मानने की मानसिक जो प्रोसेस हो गया, उसको ये डबल थिंक हो गया। ये इलस्ट्रेट डिफरेंट मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल, ये सब दिखाए गए हैं। डिफरेंट मेथड हैं ये सब आपके, जो कि पॉलिटिकली कंट्रोल किए जाते हैं। ओके, यहाँ पर आपने 1984 की बात दिखा रहे हैं कि एक डिस्टोपियन विजन ऑफ टोटलिटेरियन सोसाइटी को दिखाते हैं। टेरिफाइंग जो है काफ़ी प्रकार ऑरवेल बताते हैं कि यदि सत्ता, भाषा और सत्य दोनों को नियंत्रित कर ले तो वह लोगों की कॉन्शियसनेस यानी चेतना और सोचने की क्षमता को भी नियंत्रित कर सकती है। ओके, फिर नेक्स्ट ऑरवेल वार्निंग दैट बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोट है और याद रख लीजिएगा इस फेमस स्लोगन को। बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइवेसी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। ओके, ये आपका जो स्लोगन है, विचार है, बताता है कि व्यक्ति की प्राइवेसी और इंडिविजुअल फ्रीडम की पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। सरकार हर समय नागरिकों पर नज़र रख रही है। प्रेजेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइवेसी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, प्रेजेंट कर रहा है इस चीज़ को, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइवेसी
प्राइवेसी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम को, जो कि रिप्रेजेंट करता है प्राइवेसी और इंडिविजुअल फ्रीडम के डिस्ट्रक्शन को। द नॉवेल शोज हाउ कंट्रोल ओवर लैंग्वेज एंड ट्रूथ कैन बिकम अ मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो इस तरह से यहाँ पर ऑलवे बताते हैं कि यदि सत्ता, भाषा और सत्य दोनों को नॉवल दिखाता है, हाउ कंट्रोल, कैसे कंट्रोल करता है ओवर लैंग्वेज एंड ट्रूथ को, जैसे कंट्रोल करके सत्ता के द्वारा, बिकम ए मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस, इस तरह से आपके कॉन्शियसनेस को यानी चेतना और सोचने की क्षमता को भी नियंत्रित कर सकती है सत्ता। इस तरह से आपके यहाँ पर 1984 में जॉर्ज ऑरवेल बताते हैं। ओके, यहाँ पे आपने 1984 की बात की। फिर नेक्स्ट, ऑरवेल मेजर एसेज आल्सो रिवील्स पॉलिटिकल कमिटमेंट। ऑरवेल के और भी जो एसेज हैं वो रिवील करते हैं पॉलिटिकल कमिटमेंट को। इन शूटिंग एन एलिफेंट ही एक्सपोजेज द साइकोलॉजिकल एंड मॉरल कंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म। ओके, तो यहाँ पर शूटिंग ऑफ एलिफेंट जो है, इसमें ऑरवेल ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म और की आलोचना करते हैं। वे दिखाते हैं कि जो आपका इम्पीरियल सिस्टम है केवल शासित लोगों को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि जो शासक व्यक्ति की मानसिक और नैतिक रूप से भी दबाव डाल देता है उनके ऊपर भी। इस हिस्से में ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया है ऑरवेल स्वयं ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम में रहे थे, इसलिए उन्होंने इम्पीरियलिज्म को क्लोजली एक्सपीरियंस किया है। इसमें आपके नरेटर एक कॉलोनियल पुलिस ऑफिसर है, उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां उसे अपने रोल और अपनी पर्सनल कॉन्साइंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट महसूस होता है। तो ये आपकी स्टोरी है शूटिंग एन एलिफेंट में। तो इम्पीरियल की साइकोलॉजिकल की प्रॉब्लम क्या है, और ऑरवेल दिखाते हैं कि इम्पीरियलिज्म केवल कॉलोनाइज्ड लोगों को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है, रूरल को भी साइकोलॉजिकल ट्रैप कर सकता है। कॉलोनियल ऑफिसर को लगता है कि उसे अपनी अथॉरिटी और इमेज बनाए रखनी है, इसलिए यानी व्यक्ति कुछ और करना चाहता है, लेकिन कॉलोनियल अथॉरिटी का रोल उसे कुछ और करने के लिए मजबूर कर देता है। यह ऑरवेल की इम्पीरियलिज्म की बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म है आपकी। ये दिखाती है कि इम्पीरियल सिस्टम है केवल शासित लोग हैं उन्हीं को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि जो शासक हैं वो शासक व्यक्ति को भी ये मानसिक और नैतिक रूप से दबाव डाल देता है उसके ऊपर भी। ओके, इस तरह से यहाँ पर आप दिखाएंगे इन शूटिंग एन एलिफेंट का दिखाया। इन पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज he argues that corrupt political language can conceal truth and manipulate people एंड पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। इस ऐसे में ऑरवेल बताते हैं कि करप्ट और अस्पष्ट पॉलिटिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है सच्चाई छिपाने और लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए किया जा सकता है। इसमें वे पॉलिटिकल लैंग्वेज की आलोचना कर रहे हैं। उनका आर्गूमेंट है कि पॉलिटिकल लैंग्वेज के बारे में कि ट्रुथ को हाइड करती है, आइडियाज़ को कंफ्यूज करती है, लोगों को मैनिपुलेट कर रही है और गलत काम को एक्सेप्टेबल दिखाती है। ये आपकी पॉलिटिकल लैंग्वेज। राजनीतिक भाषा का प्रयोग कभी कभी इस तरह से किया जाता है कि झूठ भी सच जैसा लगे। ओके, तो यहाँ पर पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज क्या आप दिखाएंगे कि आर्गू पॉलिटिकल लैंग्वेज कैन कंसील ट्रूथ एंड मैनिपुलेट पीपल। ओके, तो ऑरवेल के लिए लैंग्वेज केवल कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, लैंग्वेज हमारी थिंकिंग को भी प्रभावित करती है। और अगर लैंग्वेज डेलिबरेटली वेग और मिसलीडिंग हो जाए तो लोगों के लिए ट्रुथ को पहचानना कठिन हो जाता है। ओके, तो हिज एसे व्हाई आई राइट एक्सप्लेन द कनेक्शन बिटवीन राइटिंग एंड पॉलिटिकल पर्पस। जो इनका एसे है ऑरवेल बताते हैं कि व्हाई आई राइट, क्यों लिखते हैं। के लिए राइटिंग केवल एंटरटेनमेंट, पर्सनल एक्सप्रेशंस, आर्टिस्टिक प्लेजर नहीं होती है, उनकी राइटिंग पॉलिटिकल पर्पस भी था। वे सोशल और पॉलिटिकल रियलिटीज़ को समझने और व्यक्त करने के लिए लिखते थे, इसलिए उनका लिटरेचर जो है आर्ट, पॉलिटिक्स एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉम्बिनेशन बन जाता है। ओके, ऑरवेल बताते हैं कि उनके लेखन के पीछे पॉलिटिकल और सोशल पर्पस भी हैं। उनके लिए राइटिंग केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज और राजनीति की समस्याओं को उजागर करने का एक माध्यम भी है। ओके, एंड हिज फेमस प्रिंसिपल दैट पॉलिटिकल लैंग्वेज इज डिजाइंड टू मेक लाइफ साउंड ट्रूथफुल रिफ्लेक्ट्स हिज डीप कंसर्न विद प्रोपोगंडा एंड डिसऑनेस्ट पॉलिटिकल
डिस्कोर्स। ओके, उनका जो प्रसिद्ध विचार है क्या है, लैंग्वेज इज डिजाइन टू मेक लाइफ साउंड ट्रूथफुल। ये जो इनका फेमस जो थॉट है, इनका विचार है, आइडिया है, को ट्रूथफुल दिखाने के माध्यम से बन सकती है। उनकी पॉलिटिकल जो भाषा है ये झूठ को सच साबित करने के लिए बनाई गई है। प्रोपोगंडा और बेईमान पॉलिटिकल बातचीत के प्रति उनकी गहरी चिंता को दिखाता है। ओके, फेमस प्रिंसिपल जो उनका फेमस सिद्धांत है, प्रोपोगंडा और बेईमान पॉलिटिकल बातचीत के प्रति उनकी गहरी चिंता को ये आपका दिखा रहा है। ओके, इस तरह से अपने यहाँ पर उनके कंसर्न को दिखाया कि अपने एसेज में वो कैसे पॉलिटिकल पर्पस को दिखाते हैं, पॉलिटिकल रियलिटीज़ को समझने में मदद करते हैं। ओके, तो एनिमल फॉर्म उनका रेवोल्यूशन, पावर, करप्शन, टोटलिटेरियनिज्म को दिखाता है। 1984 आपका डिस्टोपियन नॉवेल है, वो आपका थॉट कंट्रोल, न्यूज स्पीक, टोटलिटेरियनिज्म, लॉस ऑफ फ्रीडम को दिखाता है। शूटिंग ऑन एलिफेंट की बात की आपने, एंटी इम्पीरियलिस्ट ऐसे है आपका। ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म की बात की दिखाता है, जो कि आपके मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, साइकोलॉजिकल प्रेशर को दिखा रहा है। पॉलिटिकल एंड इंग्लिश लैंग्वेज की बात की, पॉलिटिकल लैंग्वेज, प्रोपोगंडा, मैनिपुलेटिंग हाइड ऑफ ट्रूथ हो गया। एंड वाई आई राइटिंग राइट, पॉलिटिकली पर्पस ऑफ राइटिंग को बता रहा है। ऑरवेल जो है केवल क्रिटिसिज्म नहीं करते, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ को भी सपोर्ट करते हैं, जैसे ट्रुथ हो गया, फ्रीडम हो गई, इक्वालिटी हो गई, ह्यूमन डिग्निटी, इंडिविजुअल लिबर्टी हो गया। ऑरवेल की आपकी मेन क्वालिटीज़ हो गई, पॉलिटिकल अपने पर्पस को यहाँ पर दिखाते हैं। राइटिंग में हमें पॉलिटिकल कमिटमेंट, सोशल क्रिटिसिज्म हो गया, सटायर हो गया, रियलिज्म और मॉरल कंसर्न का मेल दिखाई देता है। यहाँ पर हर पॉइंट को यहाँ पर इस तरह से डिस्कस किया, फिर अब कंक्लूजन देकर एंड करेंगे। दस जॉर्ज ऑरवेल इज एसेंशियली अ पॉलिटिकल एंड अ मॉरल राइटर। इस तरह से आपके जो जॉर्ज ऑरवेल है वो एक पॉलिटिकल और नैतिक मॉरल राइटर हैं। थ्रू एनिमल फॉर्म 1984 एंड हिज एसेज ही अटैक्स टोटलिटेरियनिज्म, इम्पेरियलिज्म, पॉलिटिकल प्रोपोगंडा, सोशल इनजस्टिस एंड द एब्यूज ऑफ पावर। और उन्होंने एनिमल फॉर्म 1984 और अपने एसेज के ज़रिए वो टोटलिटेरियनिज्म, इम्पीरियलिज्म, पॉलिटिकल प्रोपोगंडा, सामाजिक अन्याय और सत्ता के गलत इस्तेमाल पर इस्तेमाल पर अटैक करते हैं, हमला करते हैं। ओके, एंड एट द सेम टाइम ही डिफेंड्स ट्रूथ, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड इंडिविजुअल डिग्निटी। और साथ ही वो ट्रूथ, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड इंडिविजुअल डिग्निटी, सच्चाई, आज़ादी और इक्वलिटी, बराबरी, व्यक्तिगत सम्मान का बचाव भी करते हैं। हिज पॉलिटिकल राइटिंग रिमेन्स रेलेवेंट बिकॉज, उनकी जो पॉलिटिकल राइटिंग है वो इसलिए भी ज़रूरी है, रेलेवेंट है, क्यों है कि हिज सेंट्रल कंसर्न इज़ द प्रिजर्वेशन ह्यूमन फ्रीडम अगेंस्ट एवरी फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। क्योंकि क्यों उनकी पॉलिटिकल राइटिंग है, क्यों रेलेवेंट है, क्यों ज़रूरी है उनकी ये पॉलिटिकल राइटिंग, क्योंकि उनकी जो मेन चिंता है, कंसर्न है, उनकी मुख्य जो चिंता है वो हर तरह से के जुल्म से, ऑपरेशन के खिलाफ ह्यूमन फ्रीडम को, ह्यूमन आज़ादी को बचाना है। ओके, तो यही इनका मेन पर्पज़ रहता है आपके जॉर्ज ऑरवेल का। उनके लिए पॉलिटिक्स केवल गवर्नमेंट या इलेक्शन की बात नहीं है, उनके लिए पॉलिटिक्स का संबंध पावर, ट्रूथ, फ्रीडम, ह्यूमन राइट से है। इसलिए एनिमल फॉर्म में वे पावर और करप्शन को दिखाते हैं। ओके, एंड 1984 में टोटलिटेरियन कंट्रोल को, एंड शूटिंग एन एलिफेंट में इंपीरियलिज्म को दिखा रहे हैं। पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज में वो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं। और अंततः जो ऑरवेल का मैसेज यही है कि सत्ता चाहे किसी भी रूप में हो, उसे सत्य, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ओके, ये जॉर्ज ऑरवेल का अंततः यही एक लास्ट मैसेज रहता है कि सत्ता चाहे किसी भी रूप में हो, उसे ट्रुथ, फ्रीडम और ह्यूमन डिग्निटी को नष्ट करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ओके, तो ये थे हमारे जॉर्ज ऑरवेल एज अ पॉलिटिकल राइटर। ओके, और आपने रेफरेंस भी दिया यहाँ पर, जो मेन इंपॉर्टेंट एसेज हैं उनके रेफरेंस को दिखाते हुए कि कैसे उन्होंने पॉलिटिकली जो है सत्ता को इम्पॉर्टेंट बताया है, लेकिन कोई भी अनुमति नहीं देता कि जो ह्यूमन की डिग्निटी को वहाँ पर तोड़े, ख़त्म करे। ओके, सो फ्रेंड्स, ये था आज हमारा जॉर्ज ऑरवेल पर आंसर। होपफुली आपको समझ में आया हुआ होगा, अपनी तरफ से हमने करने की कोशिश की है, समझ में आई हुई होगी। इसमें आपका हमने जो मेन इंपॉर्टेंट इनके एसेज है उनको इंक्लूड कर लिया है, एंड पॉलिटिकल राइटर कैसे वो कहे जाते हैं उसको अच्छे से डिफाइन किया है। होपफुली समझ में आया हुआ होगा, और अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए।
वीडियोस को, एंड न्यू व्यूवर्स है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम बहुत कम बचा है तो बस अब प्रैक्टिस करिए। आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड हो रही हैं, 15 क्लास है आई थिंक। ओके, अपनी प्रैक्टिस को बस अब धार दीजिए और बिना कोई पैनिक किए बस कॉन्फिडेंस के साथ बस अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। ओके, और कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर इसका आप एनुअल फॉर्म एज अ पॉलिटिकल एलिगरी पर आपको अगर क्वेश्चन चाहिए तो बताइए कमेंट सेक्शन पे, उस पर भी ले आएंगे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।